नमस्कार कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 रेखीय समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग नए पेज से डालेंगे इकाई 4 या फिर आप डाल सकते हैं अध्याय 4। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। अध्याय 4 रेखीय समीकरण, क्या डालेंगे? रेखीय समीकरण। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग पहले जानेंगे कि आखिरकार रेखीय समीकरण होता क्या है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आखिरकार रेखीय समीकरण क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या उसे उत्तर देंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, एक ऐसा समीकरण, या लिख सकते हैं ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें 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 प्रयुक्त चर की घात एक हो तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं। रेखीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है, जैसे कि x + 4 = 9 लिख सकते हैं, y + 15 = 20 लिख सकते हैं, x + 15 = 2x + 30। ये सारे के सारे आपके रेखीय समीकरण हैं। यहाँ पर बच्चों आपका लिखा है चर की घात। चर मतलब होता है x y z, जो कि आपके ABCD होती हैं, वो सारी की सारी आपकी चर होती हैं। तो चर की घात यहाँ पर देखो x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो जिसकी चर की घात 1 होगी उसे हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पर आप नोट करके एक चीज़ लिखेंगे, नोट करके, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों अगर मैंने एक लिख दिया z + 7 = 12 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए कि चर यहाँ पर क्या है। चर यहाँ पर आपका है z। तो चर की घात यहाँ पर आपको कितनी दी गई है? तो आपने बोला चर की घात सर हमको यहाँ पर 1 दी गई। कितनी दी गई है? 1 दी गई है। और आपके चर क्या क्या हो सकते हैं? आपका a हो सकता है, आपका b हो सकता है, आपका c हो सकता है, ऐसे आपका x y z कोई भी आपका चर हो सकता है। और जो आपका 7 है, जो आपका 12 है, ये बच्चों आपके क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। क्या होते हैं? अचर। ये आपके क्या होते हैं? अचर होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है, तभी आप समीकरण की बेसिक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, इसी के नीचे डालेंगे प्रश्नावली 4.1। क्या डालेंगे? 4.1 प्रश्नावली आप सभी बच्चे डाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है वो यहाँ पर आप देखेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को कथन के रूप में लिखना है। तो कथन का मतलब है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे आपका ये फॉर्मेट लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट को लिखना है, मतलब कि आपको एक जो आपका सेंटेंस के तौर पे आपको लिखना है। ये काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है y - 7 = 8। तो आप ऐसे कैसे लिखेंगे? जैसे कि मुझे पता है कि y में से 7 घटाने पर 8 आता है, यही तो लिखा है।
तो वैसे मैं क्या करूँगा, 1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका सिर्फ आंसर लिखेंगे, जो आपका है बाई माइनस का 7 इक्वल टू 8। इसको कथन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बाई में से 7 घटाने पर 8 आता है। तो ये आपका देखो स्टेटमेंट हो गया। कितना आसान था, ये आपका हो गया। सेकेंड वाला जो आपका है, ये कह रहे हैं कि 7m माइनस 4 इक्वल टू 8। कितना है, इक्वल टू 8। इक्वल टू आपका 8 है, इसको देखेंगे इक्वल टू 8। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आपका यम है तो क्या लिखेंगे, यम के 7 गुना, यम का क्या किया गया है 7 गुना, यम के 7 गुने में से 4 घटाने पर 8 आता है। क्योंकि यहाँ पर आपका यम का 7 गुना किया गया, फिर 4 घटाया गया, फिर आपका 8 आया। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है, यहाँ पर कह रहे हैं कि k 3k प्लस 6 बराबर 27। तो क्या कहेंगे, k के 3 गुना तथा 6 जोड़कर 27 आता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपका कह रहा है कि 3x प्लस 4 बराबर 8। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यक्स के 3 गुने में 3 गुने में 4 जोड़ने पर 8 आता है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यक्स के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 8 आता है। ये आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। काफ़ी देखो आसान होता है, बस आपको चीज़ें समझनी है। इसके बाद आपका 5 नंबर है। 5 नंबर आपका है 2p प्लस 7 इक्वल टू 9। तो क्या कहेंगे, p के 2 गुने में 7 जोड़ने पर 9 आता है। ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो काफ़ी देखो आसान है। p का 2 गुना 7 जोड़ने पर 9 आता है, बस सिंपल। इसके बाद आपका 6 नंबर है, m माइनस 3 इक्वल टू 8। ये आपका 6 नंबर है। तो बहुत आसान है। यम में से 3 घटाने पर 8 आता है। ये देखो हो गया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो आपको स्टेटमेंट दिए गए, इनको अब आपको समीकरण के रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में। तो पहला आपका है, यहाँ पर समझेंगे, z के 1/3 व 3 का योग 40 है। तो z का क्या करना है, 1/3। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 करना है z का। तो z का 1/3 कर दिया। व 3 का योग, तो
तो 3 का क्या करना है, योग करना। योग कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका z आएगा z/3 + 3 बराबर आपका 40। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप जब z का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो z ही आता है। अगर आप किसी भी संख्या का किसी भी ABCD में गुणा करेंगे, जैसे कि आप 1 का गुणा किसी भी ABCD में करेंगे तो हमेशा वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब आपका जो दूसरा वाला है, कह रहे कि i के 6 गुने, तो i का आपको क्या करना है, 6 गुना करना। i का क्या करना है, 6 गुना करना है। अब बच्चों जब भी आपको गुना करना है तो गुना हमेशा आपको इधर लिखना करना। ठीक है, इधर 6 इधर नहीं, हमेशा इधर लिखना है। ये चीज़ आपको याद रखनी। 6 का 6 गुना 6 कम है और बराबर 60 के है। तो ये देखो हो गया, दूसरे का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि u का 3/4 भाग 12 के बराबर है। u का क्या करना है, 3/4 गुना करो और किसके बराबर है, 12 के बराबर है। आप इसका क्या करेंगे, u का गुणा जब 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3u आ जाएगा, अपॉन में आपका 4 रह जाएगा, इक्वल टू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि 22 के 7 गुने व 7 का योग 77 है। तो 22 का आपको क्या करना है, 22 का 7 गुना। तो मैंने बताया 7 गुना इधर नहीं, हमेशा इधर ऐसे लिख दो, 7 गुना और क्या कह रहे हैं, 7 योग कितना करना, 7 करना और आंसर कितना आ रहा है, 77 ही आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 5वां पढ़ते, P का 8 गुना 64 है। तो बहुत आसान है, P 8 गुना इधर नहीं, हमेशा इधर ही लिखना। P का जो 8 गुना है वो आपका 64 है। इसके बाद जो आपका छठा है, छठा कह रहा है कि 22 के 3 गुने व 12 योग 36 है। तो 22 लिखो, 22 का कितना गुना, 3 गुना। तो आपको 3 गुना हमेशा इधर ही लिखना होता है, जितने गुना है आपको इधर ही लिखना है। 22 का 3 गुना व 12 आपको योग करना है, तो आंसर कितना आता है, 36 आता है। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी आसान है, आप ये खुद से भी कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर आपको जो मिस्टेक व जो आपकी मतलब कि ये विधि होती है, त्रुटि व प्रयत्न विधि होती है, उससे यहाँ पर आपको समीकरण को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये जो आपकी विधि है कोई भी विधि नहीं है, ना ही आपसे कभी एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। वो यहाँ पर आप एक सवाल को देख लेंगे। ठीक है, मैं चारों सवाल लगवा दूंगा इसी विधि से, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कभी भी ये विधि नहीं आएगी। ठीक है, इररलेस इसको मेथड बोलते हैं। इरर मेथड क्या बोलते हैं, इरर मेथड इसको बोलते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, k/3 - 2 = 5। कह रहे हैं कि त्रुटि जो मेथड है उसी के जरिए यहाँ पर आपको विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, विधि से आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, k बराबर मानेंगे 15 रखने पर, k बराबर 15 रखने पर। तो जब हम k बराबर 15 रखेंगे, k की जगह 15 रखेंगे, तो 15/3 - 2 = 5। तो 3 × 3 = 15। 15 में 2 जाएंगे कितने, 5 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 3। उधर आपका 5 है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसका हल नहीं होगा। इसके बाद हम k बराबर क्या करेंगे, k बराबर हम 18 रखेंगे। कितना रखेंगे, 18 रखने पर, 18 रखने पर।
तो जब हम k बराबर 18 रखेंगे, 18/3 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो काटेंगे 3 एकन 3, 3 18, 6 में 2 जाएंगे, बचेंगे 4 बराबर 5। क्या 4 कभी 5 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद जो हम k बराबर लेंगे 21, k बराबर 21 रखने पर, k बराबर 21 रखने पर, तो 21 रखेंगे, k बराबर माइनस के 2 करेंगे इक्वल टू 5 करेंगे, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 बराबर 5 के होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो आपका हल होगा बच्चों, वो आपका k बराबर 5 हो, क्योंकि दोनों पक्षों में आपका 5 5 आ गया, तो ये आपका हल हो जाएगा k बराबर 5। तो ये हमारी होती है एरर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? एरर मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आप एरर का मतलब होता है कि आपने कई सारे मान रखे और एक मान आपका सटीक बैठ गया, तो वही आपका हल हो जाएगा। जिसका मान दोनों पक्षों में बराबर आएगा वही उसका हल होता है। तो ये होती है एरर मेथड होता है, इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आपको k बराबर कोई भी मान रखना है। अब आप कहेंगे सर आपने k बराबर 15 ही क्यों रखा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप अनुमान भी लगाएंगे अपने आप से, ऐसा नहीं कि आप ऐसे पहुँच गए। आप अनुमान लगाएंगे कि हमें k के वे मान रखने हैं जो 3 से कट जाएं। अगर 3 से नहीं कटेंगे तो कभी 5 आ ही नहीं पाएगा। तो मैंने 15 से स्टार्ट किया, 15 के बाद 18 लिया, फिर 21 लिया। यह देखो, तो आपको अपना माइंड का यूज़ करना है कि मुझे क्या वैल्यू रखनी है। जैसे कभी एक क्वेश्चन और लगवाते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में उसमें आएगा। अब आपका जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है m/3 बराबर 2। इसको देखो समझो, m/3 बराबर 2। अब आप कहेंगे सर m की वैल्यू में कितनी रखूं? देखो m की वैल्यू आपको 3 की मल्टीप्लायर रखनी है, 3 के खुरज रखने हैं। तो मतलब कि m की वैल्यू आपकी 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, क्योंकि कटने वाली वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले अगर हमने m बराबर कितना रखा? 3 रखने पर, m बराबर 3 रखने पर, तो जैसे हम m बराबर 3 रखेंगे बच्चों, m की जगह हम 3 रखेंगे, तो m की जगह हम 3 रखेंगे, 3/3 करेंगे, बराबर आपका 2 लिखा है, तो 3 एकन 3, 3 एकन, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 1 कभी 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? m बराबर 6 रखने पर, m बराबर 6 रखने पर, तो जब हम बच्चों m बराबर 6 रखेंगे, 6/3 करेंगे, बराबर 2 करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 2 बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका हल होगा वो आपका m बराबर 6 होगा, क्योंकि दोनों पक्ष आपके यहाँ पर बराबर आ गए। तो ये बच्चों आपकी होती है एरर मेथड। क्या होता है? एरर मेथड ये आपका होता है। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई होगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 5k + 2 = 17। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 5k + 2 = 17। तो यहाँ पर आपको k की वैल्यू रखनी है कि आपका आंसर 17 आ जाए। तो मैंने क्या कि सबसे पहले मैंने k बराबर 2 रखने का प्रयास किया। मैंने कहा k बराबर 2 रखता हूँ। k बराबर 2 रखने पर जब बच्चों यहाँ पर मैं k की जगह 2 रखूँगा और +2 करूँगा, बराबर 17 करूँगा, तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 कभी का 17 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। अब जब बच्चों मैं यहाँ पर k की वैल्यू लूँगा कितनी? 3, k बराबर 3 रखने पर, k बराबर 3 रखने पर, तो जब मैं k की जगह बच्चों 3 रखूँगा, +2 करूँगा, इक्वल टू 17 लिखे हैं। 3×5 = 15, 15 2 आपके 17 होते हैं, बराबर 17 करेंगे, तो इसका मतलब बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो आपका हल होगा वो k बराबर बच्चों आपका 3 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्ष आपके बराबर आने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी आसान था, ये आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, m - 4m - 5 = 7।
इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 4m - 5 = 7। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर तो 4m की जगह 2 रखेंगे, गुणे में 2 माइनस के 5 = 7। 4 दूनी 8, 8 में जब आपके 2 जाएंगे तो बचे 4 दूनी 8, 8 में जब आपके 5 जाएंगे तो बचेंगे 3। 3 कभी 7 के बराबर नहीं होते हैं। अब बच्चों जब आप m की वैल्यू 3 लेंगे, m की वैल्यू 3 रखने पर तो m की जगह 4, m की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 5 = 7। 4 3 12, 12 में 5 जाएंगे तो बचेंगे 7 = 7, यानी 7 7 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो आपका हल होगा m बराबर वो 3 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान था, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों को आपको हल करना है, तो ये भी काफ़ी आसान है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। तो समीकरण आपका है 5p + 7, तो आपका 4 का पहला है 5 + p = 7, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है, भेड़ें अलग करनी है, भैंसियाँ अलग करनी, जो भैंस हैं वो अलग करनी है, भेड़ें आपको अलग करनी है। जैसे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि चर अलग करने होते हैं और अचर अलग करने होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि आपको चर अलग करने हैं और अचर आपको अलग करने हैं। चर मतलब ABCD जो आपके होते हैं उनको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, हमेशा आपको इधर साइड रखना है। जो आपके नंबर्स होते हैं उनको हमेशा इधर साइड रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे P, तो P तो पहले से इधर बैठा है तो इधर रहेगा, लेकिन मैंने कहा नंबर को उधर भेजना होता हमेशा। और ध्यान रखना है जब आपका कोई नंबर उधर जाएगा तो उसका साइन जाता है बदल। कैसा जाता है? बदल। और ये तो पहले बेचारे उधर बैठे, तो ये कहें भैया मैं तो पहले से बैठा था, मैं क्या करूँगा, मैं तो यहीं पर बैठा रहूँगा। अब मैंने कहा 5 से कहा भैया 5 उधर जाओ, तुम्हारा उधर काम है। तो मैंने ये बोले भैया मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा, मुझे अपना चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये नियम है, जब इक्वल के कोई चीज़ उधर जाती है तो वो अपना साइन बदल लेता है। तो यहाँ पर आपका 5 कैसा है? प्लस का है। जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब P करेंगे, P बराबर 7 में जब आपके 5 जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? 7 में 5 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, P बराबर आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहे हैं कि 3 बराबर बाई -2, 3 बराबर बाई -2, इसे भी समझो। मैंने अभी आपको बताया कि इक्वल के इधर साइड हमेशा आपको चर रखने, क्या रखने हैं? चर रखने हैं। और इधर साइड हमेशा क्या रखने हैं? अचर रखने हैं। क्या रखने? अचर। अचर मतलब नंबर्स होते हैं, एक लगा 0 0 1 2 3 4 5 अनंत तक की। और चर का मतलब ABCD XYZ कुछ भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपके तो चर इक्वल के इधर बैठ गया। अब जब मैंने इससे कहा भैया इधर आओ, तो ये फटाक से बोले कि मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, जब कोई भी नंबर इक्वल के इधर आएगा तो वो अपना साइन बदलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाई आपका प्लस का है, जब उधर आएगा तो आपका कैसा हो जाएगा? तो आपको पता है कि बाई आपका माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब बेचारे -2 तो पहले से संख्या है, वो बेचारा पहले से उधर बैठा, तो मैंने कहा भाई तुम उधर ही बैठ रहो, क्योंकि तुम बिल्कुल सही जगह बैठे हो, उसको तो उधर ही रहना था। अब ये 3 है, मैंने 3 से कहा भाई उधर जाओ, आपका उधर काम है। तो ये बोले मैं उधर चला जाऊंगा,
लेकिन मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा क्योंकि मैं इक्वल को पार करके जा रहा हूँ। जो संख्या इक्वल के इधर जाएगी या फिर इधर आएगी अपना साइन हमेशा बदलती है। जब 3 आपका उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस के 22 हैं, माइनस के 2 और माइनस के 3 आपके होते हैं माइनस के 5। तो माइनस से माइनस आपका ये कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 22 की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 आपकी 22 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है a2a -4 = 0। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है 2a -4 = 0। ये आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 2a तो बेचारा पहले से इधर ही है, ये आपका क्या है, चर है। चर के साथ अगर कोई संख्या होगी तो वो भी चर में ही आती है। अब मैंने इनसे कहा भैया आप तो इक्वल के उधर जाओ क्योंकि आप संख्या हो। तो ये बोले मैं उधर चला जाऊंगा लेकिन मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा। ये माइनस का है, जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब बच्चों जो आपके गुणा में होते हैं वो किस में जाते हैं, आपने कहा भैया गुणा वाले भाग में चले जाते। ये कहाँ चले जाएंगे, भाग में। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। कितनी आ जाएगी, 2 वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि z - 5 = 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है z - 5 = 4। अब आपका z इक्वल के पहले से इधर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई आप चुपचाप यहीं बैठे रहो, आपका यहीं पर काम है क्योंकि पहले से इधर है। अब इक्वल का साइन, अब मैंने 5 से बोला भाई आप उधर जाओ, और 4 तो पहले से इक्वल के उधर बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, इनको चुपचाप वैसे लिख दो। अब मैंने 5 से कहा भैया आप उधर जाओ, तुरंत ये बोले भैया जब मैं उधर जाऊंगा तो मुझे इक्वल का साइन पार करना पड़ेगा, तो मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा। तो जैसे -5 उधर जाएगा तो ये आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो z बराबर आपका आ जाएगा 4 और 5 आपका 9 होता है। तो ये 4 और 5 आपका 9 होता है। तो यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 2x बराबर 24 + 10। अब यहाँ पर देखो इक्वल के इधर आपके अचर लिखे हैं, संख्याएं लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल के इधर आपके चर लिखे हैं तो बिल्कुल ये बना बनाया मुझे मिल गया। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना, 2x इनको ऐड कर दो। तो इनको जब ऐड करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। अब आपका 2 यहाँ पर गुणा में है, गुणा वाले किस में जाते हैं, तो आपने कहा सर गुणा वाले भाग में जाते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 14। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी 17 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 17 आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसे भी देखते हैं। 5x - 7 = 18। 5x - 7 = 18। ठीक है, अब देखो इक्वल के इधर आपका चर है तो इसका तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बेचारा पहले से था, इक्वल का साइन लगा दिया। इधर आपका 18 पहले से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने -7 से बोला भैया आप उधर जाओ क्योंकि आपका काम उधर है, इधर नहीं है। तो ये बोले मैं उधर चला जाऊंगा लेकिन मुझे अपना साइन बदलना पड़ेगा। तो ये आपके माइनस के जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के साथ हो जाएंगे। देखो इसने अपना साइन बदल दिया। अब 5x तो आपके 18 और 7 होते हैं 25। कितने होते हैं, 25। अब बच्चों गुणा वाले किस में जाते हैं, तो आपने कहा भैया गुणा वाले हमेशा भाग में जाते हैं। तो भाग में चला गया, 5 × 1 = 5, 5 × 25। तो बच्चों x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, 5 बच्चों x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान था, आप सभी लोगों को ये बात समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिस सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित को प्रेक्षण विधि से हल कीजिए। बच्चों ये विधि आपको नहीं पढ़नी है, ना ही आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछी जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आपके एग्ज़ाम में समीकरण को सॉल्व करने, जैसे आपको ये समीकरण दिया गया इस प्रकार से सॉल्व करने के दिए जाएंगे। ये विधियाँ आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछी गई हैं और ना ही आपसे कभी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल में कराया जाए तो कर लेना, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछी गई है, ना ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों आप लोग बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।